प्रिय प्रशिक्षणार्थी, गुड मॉर्निंग। मैं विजयराज त्रिवेदी भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज वर्चुअल वीडियोज जो चलाए जा रहे हैं उनमें आपका हार्दिक स्वागत है। महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से बच्चों के हित में निरंतर वीडियोज बनाए जा रहे हैं। ऐसी आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियोज को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई समस्या नजर आती है तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेरे द्वारा माइक्रो टीचिंग पर लगातार वीडियोज बनाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जो लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने प्रश्न कौशल के संदर्भ में बनाया था। उसमें हमने जानने का प्रयास किया था प्रश्न क्यों आवश्यक है, शिक्षक को प्रश्न क्यों करने चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो आप पुनः देख सकते हैं। उसी वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो ये है प्रश्न क्यों पूछे जाने चाहिए, व्हाई। प्रश्न पूछने के कारण क्या है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित मान के चलिए कि हम प्रश्न निर्माण करना, प्रश्नों की सार्थकता और प्रश्नों के उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। तो पहला टॉपिक होगा आज का मेरा प्रश्न पूछने के उद्देश्य। एक शिक्षक द्वारा क्यों प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्यों, शुड, व्हाई शुड, क्यों चाहिए, व्हाई शुड आस्किंग द क्वेश्चंस। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो मेरा रहेगा प्रश्नों की विशेषताएं। एक अच्छे प्रश्न में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो थर्ड ईयर के जो 2 पेपर्स हैं टीचिंग सब्जेक्ट है उनमें आते हैं, कंपलसरी रूप से आते हैं। आप इन प्रश्नों को अभी से सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पेपर का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, प्रकरण है प्रश्न कौशल और आज का जो मेरा प्रश्न कौशल का टॉपिक है वह है प्रश्न पूछने के उद्देश्य। अर्थात हमें शिक्षण के दौरान छात्र से प्रश्न क्यों पूछे जाने चाहिए। तो एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक जो करता है वो शिक्षण के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों से प्रश्न पूछता है। यहाँ पर एक तीर कई निशान, अर्थात प्रश्नों के माध्यम से एक शिक्षक छात्र की कक्षा की स्थिति का पता लगा लेता है और क्या क्या चीजों को वो जान लेता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम तो है छात्र के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। प्रश्नों के माध्यम से एक अच्छा शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि कक्षा के प्रत्येक छात्र का पूर्व स्तर कितना है, वह कितना जानता है और किस स्तर तक जानता है। अगर छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो तो हम नवीन ज्ञान को आसानी से पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो शिक्षक के द्वारा जो शुरुआती पाठ के शुरुआत में, पाठ के प्रारंभ में जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो सब छात्र के पूर्व ज्ञान का, अर्थात जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे पूर्व स्तर के विषय में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें हम पूर्व ज्ञान स्तर प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न प्रस्तावना प्रश्नों के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछने का पहला उद्देश्य शिक्षक का यह है कि छात्र के पूर्व ज्ञान का परिचय पाना या परिचय लगाना या पता करना। दूसरा है छात्र की पाठ में रुचि जागृत करने हेतु। देखो कई बार क्या होता है कि पाठ बड़ा ही नीरस होता है, कई बार बोर होता है या बच्चे की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, और जब बच्चे की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह पाठ में रुचि नहीं लेता है।
और पाठ में रुचि नहीं लेता है, उसका ध्यान भटकता रहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए शिक्षक को छात्र से बार बार कक्षा के कक्ष के दौरान, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहना चाहिए और प्रश्न भी उसकी मन स्थिति के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से पूछते रहना चाहिए। अगर छात्र की रुचि के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए छात्र पाठ में रुचि लेगा। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरा है महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना। पाठ को पढ़ाते समय पर पाठ में जो भी अनिवार्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को छात्र की ओर बार बार ध्यान अगर आकर्षित कराना है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, तो उसी को पढ़ाते समय पर कक्षा कक्ष में छात्र से प्रश्न पूछ लेने चाहिए कि देखो ये प्रश्न है, इस संदर्भ में है, तो देखो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो बालक का ध्यान उस प्रश्न की ओर जाने पर क्या होता है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिमाग में रखता है। तो इसका मतलब हो गया पाठ के मार्मिक महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदुओं की ओर छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी शिक्षक को कक्षा में प्रश्न करने चाहिए। ठीक है। चौथा है नवीन ज्ञान की प्रेरणा देना। प्रश्नों के माध्यम से छात्र पुराने ज्ञान को जब शिक्षक के पास बता देता है तो वह नवीन ज्ञान को सीखता है, ताकि भविष्य में शिक्षक दोबारा कभी प्रश्न पूछे तो वह नवीन ज्ञान को भी तत्परता के साथ उत्तर दे सके। इसका मतलब हो गया छात्र का हौसला बढ़ाता है, और छात्र का हौसला बढ़ेगा तो वह निश्चित से नवीन ज्ञान को सीखने की कोशिश करेगा और नवीन ज्ञान का मूल्यांकन छात्र शिक्षक को देने का प्रयास भी करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि प्रश्नों के माध्यम से छात्र का हौसला बढ़ता है, प्रोत्साहित होता है, प्रेरित होता है और वह नवीन ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। पांचवा, प्रश्न पूछने का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि शिक्षक स्वयं की सफलता का मूल्यांकन कैसे करे कि मैंने जो आज कक्षा कक्ष में पढ़ाया है, जो मेरे द्वारा कक्षा कक्ष में समझाया गया है, वह छात्र के पूर्णतः समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया और कितना आया। इन सब चीज का अगर जानना है तो शिक्षक को छात्र से कक्षा कक्ष में बार बार विभिन्न छात्रों से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते रहना चाहिए। और अगर आपकी कक्षा कक्ष में से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी शिक्षण की सफलता ठीक है, आप बोध स्तर तक पहुंच रहे हैं, अगर आप चिंतन स्तर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बालक उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है, या वह जो है कठिन स्तरों के प्रश्न नहीं दे पा रहा, तो समझ चाहिए कि आपका जो शिक्षण है ना तो बोध स्तर तक है, ना ही चिंतन स्तर तक है। तो शिक्षक स्वयं के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण की प्रभावशीलता को जानने के लिए भी प्रश्न पूछता है, और प्रश्नों के माध्यम से वह खुद के पढ़ाए हुए, और कोई तरीका नहीं है। बालक ने कितना सीखा, आपका पढ़ाया हुआ कितना प्रभावी हुआ, इसको जानने का प्रश्नों को पूछने के अलावा कोई तरीका नहीं है। ये लिस्ट मानिए आप। तो हमारी 5 विशेषताएं हो चुकी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब हम छठी की बात करते हैं, छात्रों का मूल्यांकन करना। खुद का मूल्यांकन कर लिया तो छात्रों का भी मूल्यांकन करना है। छात्र ने सीखा कि नहीं सीखा तो इसका भी पता चल जाएगा। अगर बालक उत्तर दे रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका शिक्षण प्रभावी है और बच्चा सीख रहा है, तो छात्रों का मूल्यांकन भी इससे होता है। तो यानी प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण स्वयं का तो मूल्यांकन करता ही करता है, साथ में छात्रों का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है। पाठ की पुनरावृत्ति करना। कक्षा में पढ़ाने के दौरान, शिक्षण के दौरान जब कक्षा कक्ष में विषय वस्तु का पूर्ण समावेश हो जाए, ऐसी स्थिति में पटाक्षेप के लिए अंत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें पुनरावृत्ति एवं अभ्यास प्रश्न कहा जाता है। ये जो प्रश्न होते हैं ये पूरे पाठ का दोहरान करने में, पूरे पाठ की पुनरावृत्ति करने में शिक्षक की मदद करते हैं, छात्रों का हित करते हैं। समझ में आई होगी। यानी विषय वस्तु के पढ़ाने के उपरांत शिक्षक के द्वारा अंत में जो क्वेश्चन किए जाते हैं उन क्वेश्चनों को ही पुनरावृत्ति या अभ्यास क्वेश्चन कहा जाता है, और यह पूरी विषय वस्तु का दोहरान कराने के कार्य में, उद्देश्य में आते हैं। छात्र की व्यक्तिगत कमियों का पता लगाना। प्रश्न पूछने से हम छात्र की व्यक्तिगत कमियों को, कहाँ इसके कौन से अंश में कमी है, इसका पता भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि और कौन कौन से छात्रों में कमी है और कौन कौन से हिस्से में, क्या ये किताब नहीं पढ़ पाता है, या ये योग नहीं कर पाता है, ये व्याकरण नहीं कर पाता है, गुणन नहीं कर पाता। समझ
विभाजन नहीं कर पाता, समीकरण नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में या विज्ञान में जो है या व्याख्या नहीं कर पा रहा, प्रयोग नहीं कर पा रहा, ऐसी व्यक्तिगत कमियों का पता लगाने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्र की व्यक्तिगत कमियों का पता लगाने के लिए भी प्रश्न पूछने चाहिए। और प्रश्न पूछने का अंतिम उद्देश्य है छात्र की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना। छात्र की इम्यूनिटी यानी वह सोचने के लिए विवश हो, उसमें नए नए आयामों तक पहुंचने की मानसिक शक्ति जागृत हो। ऐसी स्थिति के लिए तर्क शक्ति, उस सोचे हुए को वह अपने शब्दों में ढाल सके, वह किसी विषय पर तर्क दे सके, अपने विचार प्रस्तुत कर सके, ऐसी शक्ति का विकास करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस बालक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो बालक क्लास में उत्तर नहीं देता है, निश्चित रूप से वह हर जगह पर तर्क शक्ति का विकास न होने के कारण बोलने में संकोची होता है, झिझकी होता है, वह अपने उत्तरों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाता, अपने विचारों को सही रूप से किसी भी मंच पर साझा नहीं कर सकता। तो छात्र की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करने के लिए कक्षा कक्ष में बार बार प्रश्न पूछने चाहिए। अगर एक बालक कक्षा कक्ष में अपने प्रश्नों के जवाब दे सकता है तो वह दुनिया के किसी भी स्टेज पर जाकर के अपनी विचार को भी रख सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न पूछने के कितने उद्देश्य हो गए, हमारे 8 उद्देश्य हो गए हैं, 7, ये 8 और ये 9। इनको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, आज के बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अच्छे प्रश्न में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक अच्छे प्रश्न में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस संदर्भ में अब हम अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, पहले टॉपिक में हमने प्रश्न पूछने के उद्देश्यों के बारे में जाना। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का, वो कहता है कि अच्छे प्रश्नों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से 1 नंबर से और पूरे सर्किल को पार करते हुए यहाँ तक आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस डायग्राम के माध्यम से पूरे प्रश्न को याद कर सकते हैं, इसलिए इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पहले प्रश्न दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है प्रश्नों की विशेषताएं। सबसे पहले है अच्छे प्रश्न सरल होते हैं। देखो पहली बात वाक्यों में कैसे बताया जाता है, अच्छे प्रश्न सरल होते हैं, यानी कहने का मतलब बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिज्ञासु बना रहता है, उसे उत्साहित होना चाहिए। और कोई बालक कक्षा में प्रश्न देने के लिए उत्साहित तभी होगा जब प्रश्न सरल होंगे। कभी भी अध्यापक के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार इस बालक का ज्ञान का स्तर इतना है और मैं इससे ऊपर वाला प्रश्न से पूछूं। कठिन प्रश्नों की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको छात्र को प्रोत्साहित करना है, प्रेरणा देना है, उत्साहित होना है, उसे नए उत्तर के लिए और आगे अच्छे प्रश्नों में नए उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो आपके प्रश्न हमेशा सरल होने चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात है सहज। जो सहज नहीं, इसको मैं सही कर देता हूं, इसको अपन ले लेते हैं संक्षिप्त। ठीक है, आगे दूसरा है अच्छे प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त होने का मतलब है बहुत लंबे पूरे ना हो, निश्चित विषय वस्तु से आधारित हो। एक अच्छे जो प्रश्न होते हैं उनका तात्पर्य यही है कि जो है वो अच्छे प्रश्न होते हैं उनमें संक्षिप्त होते हैं, जितनी आवश्यक जानकारी हो उतना ही आपको उससे पूछना चाहिए। प्रश्नों की भाषा बेवजह या निरर्थक रूप में लंबी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तीसरी है अच्छे प्रश्नों की विशेषता है सारगर्भित। अच्छे प्रश्न सारगर्भित होते हैं, यानी वे अपनी विषय वस्तु की आउटलाइन जानते हैं। जितना हमें बच्चे से लेना है उतना ही उस प्रश्न के माध्यम से बच्चे से पूछा जाना चाहिए। सारगर्भित का मतलब है वह एक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसका मतलब हो गया छात्र उस प्रश्न को पढ़ने के बाद अपने भाषा में सारगर्भित शब्दों का, उद्देश्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करे, बेवजह के निरर्थक शब्दों का प्रयोग ना करे, अपनी जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, उसको पार करने का प्रयास ना करे, ऐसा माना जाता है। अच्छे प्रश्नों की जो चौथी विशेषता है वो कहती है कि जो प्रश्नों की भाषा वो कैसी होनी चाहिए। तो जो प्रश्न की भाषा है वो सरल होनी चाहिए। सरल का मतलब हो गया बच्चा आसानी से कुछ समझ सके।
सहज, उसे अपनी सी लगे, परिचित लगे। ऐसा नहीं है आपने कोई बहुत कठिन या दुर्लभ शब्दों का प्रयोग कर दिया और वो छात्र प्रश्न को पढ़ता ही रहे और समझने में नहीं आया। तो प्रश्नों की व्याख्या सरल होनी चाहिए, सहज, अपनी जैसी लगे, आसान लगे। सहज का मतलब ये हो गया आसान। फूक रहा है यानी जिस भाव को वो कहना चाह रहा है प्रश्न उसको बालक ग्रहण कर सके। फूक रहा है स्पष्ट रूप से भाव को ग्रहण कराने वाली। फूक रहा है का मतलब हो गया प्रश्न के भाव को स्पष्ट ग्रहण कराने वाली और स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो पूछ रहा वो सामने हो। तो प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? प्रश्न की जो भाषा है वो सरल हो, सहज हो, सुग्राह्य हो और स्पष्ट हो। सरल, आसान, सरल मतलब उसके लिए बिल्कुल जो आसानी से समझ में आने वाली। सहज, जिसे अपनी सी लगे, परिचित लगे, फूक रहा है, भाव को स्पष्ट ग्रहण कराए। ठीक है। अच्छे प्रश्नों की जो 5वीं विशेषता है वो ये कहती है कि अच्छे प्रश्न जो है वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, साथ साथ वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होने वाले भी होने चाहिए। अब उद्देश्यपूर्ण की बात करता हूं। सबसे पहले उद्देश्य होते क्या है? शिक्षण उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। शिक्षण उद्देश्य मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया था पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में। मैं दोबारा बता रहा हूं। शिक्षण उद्देश्य होते जैसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब प्रारंभिक स्तर, फिर अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, यानी इनसे संदर्भित प्रश्न होने चाहिए। आपका नाम क्या है? ज्ञान का स्तर। इन दोनों में क्या अंतर है? अवबोध स्तर। समझ में आएंगे? क्या आप ये जानते हैं? कौशल स्तर। क्या आप ये बनाना जानते हैं? कौशल स्तर हो गया। समझ में आ गई? नहीं आ गई है? दैनिक व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछ दिया, ज्ञान उपयोग हो गया। अभिरुचि, आपकी पसंद के अनुसार या पसंद से जुड़ा हुआ या अपनी रुचि के अनुसार, इसका मतलब हो गया स्वरुचि पर। अभिवृत्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यानी अगर शिक्षण उद्देश्यों से संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक शिक्षक के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं पूर्व में, उनसे उनकी पूर्ति में सहायक होते हैं वो। इसका मतलब हो गया जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं शिक्षक के, उनकी पूर्ति में सहायक होने चाहिए अच्छे प्रश्न। और दूसरी बात है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य की ओर निर्धारित करता है शिक्षक और चेंजेस किसमें आते हैं? बच्चे में। अगर हमने कोई प्रश्न पूछा, कोई विषय वस्तु हमने पढ़ाई और बच्चे में उसके पढ़ाने के बाद में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया, तो हमारा शिक्षण सफल नहीं है। हमारा शिक्षण तभी सफल माना जाएगा जब हमारी पढ़ाई गई विषय वस्तु, हमारे पढ़ाए गए कंटेंट के द्वारा बच्चे में कोई ना कोई चेंजेज आए। और वो जो चेंजेज आते हैं उन्हीं को हम एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस कहते हैं। और वो कंपल्सरी रूप से आने चाहिए। किसी हद तक, कितने % तक पर आने चाहिए। तो प्रश्न आपको जो बनाए जाए वो उद्देश्यों से आधारित हो और छात्र में जो परिवर्तन आए उनसे संदर्भित हो। ठीक है। नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे, पूरा पाठ पढ़ा दिया, हमें जो है माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, कचरा हमें सब जगह नहीं फैलाना चाहिए, निश्चित स्थान पर डालना चाहिए। फिर भी बच्चा इन सबको पढ़ने के बाद अगर उसमें ये चेंजेस नहीं आ रहे, वो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा, कचरा कहीं नहीं फेंक रहा, इसका मतलब ये हमारी जो एजुकेशन है वो बेकार रही पढ़ाने की। वो केवल ज्ञान स्तर तक पहुंच पाई, वह उसके अभिव्यक्ति स्तर तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका मतलब हुआ जो प्रश्न पूछे जाए वो उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर आधारित होने ही चाहिए। ठीक है। अगला, जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो पढ़ाई गई विषय वस्तु पर और उस पढ़ाई गई विषय वस्तु के अंशों पर आधारित होते हैं। उससे बाहर नहीं होते, वो आउट ऑफ लाइन नहीं पार करते। अपनी कंटेंट जितना पढ़ाया गया है उसी कंटेंट से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप कंटेंट से बाहर के क्वेश्चन ले जाने का प्रयास करोगे तो प्रश्न बहुत जो है आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, आपके शिक्षण की सफलता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे शिक्षक को यह भी बात ध्यान रखना चाहिए कि मैंने कितनी विषय वस्तु पढ़ाई है और उसी विषय वस्तु में से मुझे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो है प्रश्न जब बनाए जाए वो निश्चित विषय वस्तु में से ही बनाए जाए। ठीक है। 7वां है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता शब्द छोटा सा है पर इसका मतलब और इसका आशय बहुत बड़ा है। क्रमबद्धता से तात्पर्य हम यहाँ ये लेना चाहेंगे, क्रमबद्धता का मतलब हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु में क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता का मतलब ये हो गया, हमने अगर 2 पेज की विषय वस्तु पढ़ाई है
तो प्रश्न बनाते समय पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाएं, चाहे वो हम ऑब्जेक्टिव बनाएं, चाहे हम उनसे अति लघुत्तरात्मक बनाएं, चाहे हम लघुत्तरात्मक बनाएं, चाहे निबंधात्मक बनाएं, लेकिन इन प्रश्नों का क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। जैसे हम एवं के मान को चलो पूरी विषय वस्तु में से 10 प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, तो 10 प्रश्न बनाना चाह रहे हैं तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो विषय वस्तु के प्रारंभिक भाग में से होना चाहिए और फिर क्रमबद्ध रूप से उसी भाग में से बढ़ते जाना चाहिए। यानी जिस आधार पर विषय वस्तु का आरंभ हुआ है, शुरुआत से यह विषय वस्तु जितने भाग में आरंभ हुई है, तो पहला प्रश्न ये क्रमबद्धता है। पहला प्रश्न इधर से दूसरा, मतलब प्रश्न आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप पहला प्रश्न विषय वस्तु के अंत में से बना लें, क्योंकि प्रश्नों की क्रमबद्धता से आप बनाओगे तो बच्चा आसानी से उत्तर दे पाएगा। तो प्रश्नों की क्रमबद्धता का ये है कि विषय वस्तु का जो भाग सबसे पहले आ रहा है उसके प्रश्न सबसे पहले दिए होने चाहिए, सबसे बने होने चाहिए, सबसे पहले पूछे जाने चाहिए। जो भाग मध्य में आ रहा है उसके प्रश्न मध्य में होने चाहिए और जो भाग अंत में आ रहा है उसके प्रश्न अंत में होने चाहिए। इसी प्रकार से निबंधात्मक में भी होना चाहिए और अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक में भी इसी प्रकार से प्रश्न बनाए जाने चाहिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से बनाए पर वो विषय वस्तु में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। किताबों में भी प्रश्न इसी प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्धता समझ में आ गई। अच्छे प्रश्नों की जो अपनी विशेषता है वो कहती है कि अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो उत्तर सीमा को निश्चित करते हैं। उत्तर सीमा निश्चित करने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि बच्चे को समय फिक्स हो जाता है, समय निश्चित हो जाता है। दूसरा बात यह है कि ये पता है कि मुझे बेअर्थ के, मुझे निरर्थक, मुझे अनावश्यक, मुझे भूमिका बांधने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मुझे निश्चित उत्तर देना है। जो प्रश्न पूछना चाह रहा है उसके संदर्भ में ही उत्तर देना है। उसे पता है कि ये प्रश्न इतने शब्द का है। इससे दूसरा फायदा यह भी है, शिक्षक को कॉपी जांच करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। वह उसे पता है कि बच्चे ने ये इतना शब्द लिखे होंगे और इन शब्दों में ये शब्द लिखे होंगे। अगर हम उत्तर सीमा निश्चित नहीं करें तो निश्चित रूप से मान के चलिए बच्चा अनर्थक, व्यर्थ कॉपियां भरेगा, कागज का नुकसान करेगा, शिक्षक के समय का नुकसान करेगा, खुद के मूल्यांकन में अच्छे नंबर नहीं पाएगा और अन्य बच्चों के मूल्यांकन में भी समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए अच्छे जो प्रश्न हैं उनकी उत्तर सीमा निश्चित होनी चाहिए। अगर 10 कॉपियां निरर्थक जांच कर ली जाए और 11वीं कॉपी सार्थक आ जाए तो शिक्षक का दिमाग उन 10 कॉपियों के कारण 11वीं कॉपी का मूल्यांकन भी हो सकता है निरर्थक स्तर से ही करे। समझ में आ रही होगी ना मेरी बात को? तो इसलिए उत्तर सीमा निश्चित होनी चाहिए। उत्तर सीमा निश्चित होने से शिक्षक का मूल्यांकन चरम स्तर पर पहुंचता है, प्रभावी स्तर पर पहुंचता है। ठीक है, अगला कठिनाई स्तर छात्रों के अनुकूल। क्या छात्रों से कठिन प्रश्न पूछने चाहिए? हाँ, पूछने तो चाहिए, लेकिन उनका कठिनाई स्तर इस बात का ध्यान रखें कि उनके लेवल का ही हो, ऊपर का ना हो। यानी छात्रों से प्रश्न जब पूछे जाएं तो उसका कठिनाई स्तर अपनी कक्षा के छात्र के ज्ञान के स्तर से हो। शिक्षक को यह पता होना चाहिए इस छात्र के पास इतना पूर्व ज्ञान है, और जब इतना पूर्व ज्ञान है तो वह इस स्तर तक कठिनाई तक पहुंच सकता है। तो यानी छात्र की स्तर, जो छात्र का स्तर है उसको जान करके अपने प्रश्नों को कठिनता तक पहुंचाना चाहिए। अगर बच्चा कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, केवल सरल प्रश्नों के उत्तर देगा तो वह अपने जीवन में कठिनाई स्तर को आने पर हार जाएगा, वह डर जाएगा, वह घबरा जाएगा। इसलिए शिक्षक को शुरुआत में अपने 10 प्रश्न अगर वह पूछ रहा है तो उनमें से एक प्रश्न थोड़ा सा छात्र के कठिनाई स्तर के अनुसार होना चाहिए। यानी वह कठिन तो हो पर छात्र को कम से कम उसको उत्तर देने में सोचना पड़े, मजबूर होना पड़े, विवश होना पड़े। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 9वीं विशेषता। जब हम 10वीं विशेषता की बात कर रहे हैं तो 10वीं जो विशेषता है, प्रश्न कैसे होने चाहिए? छात्र की मानसिक आयु, छात्र की रुचि और छात्र की योग्यता पर आधारित होते हैं। अच्छे प्रश्न, मुझे पता है यह बच्चा 12 वर्ष का है लेकिन इसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रखर है, तो मैं इससे थोड़े प्रश्न जो है कठिन भी पूछ सकता हूँ। मुझे पता है ये बालक 15 साल का है किंतु उसका कठिनाई स्तर कक्षा 8 की जगह केवल कक्षा 5 का ही है, तो मैं उससे जो प्रश्न पूछूं तो कक्षा 5 स्तर के पूछूं ताकि उसे प्रोत्साहन मिले। तो इसका मतलब है छात्र के मानसिक स्तर से अगर प्रश्न पूछोगे तो छात्र उत्तर दे पाएगा। आपने अगर मानसिक स्तर का ध्यान नहीं रखा, समान लेवल रख दिया, तो ये मान के चलिए कि बालक प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे और वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएंगे और वो मन में हमेशा घबराते रहेंगे कि मुझ पर कोई प्रश्न आता ही नहीं है।
तो हमें मानसिक आयु का ध्यान रखते हुए, मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए छात्र से प्रश्न पूछने चाहिए। अगर हम छात्र की रुचि के अनुसार प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से वह उत्तर देने में बड़ा ही इंटरेस्टेबल होगा। वह अपने आप को यह मानेगा कि यह जो है मेरे पक्ष का प्रश्न है और वह उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। और योग्यता, छात्र एक अच्छा शिक्षक कक्षा के प्रत्येक छात्र की योग्यता को जानता है और वह उसकी योग्यता के आधार पर ही अगर प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक निश्चित रूप से उस बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा योगदान देगा, उस बच्चे की योग्यता को और आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, अगली जो प्रश्न है, अगली जो विशेषता है हमारी वो है व्याकरणिक शुद्धता। व्याकरणिक शुद्धता का मतलब हो गया प्रश्न की व्याकरण दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। अगर प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलिए जिस उत्तर को शिक्षक चाहना बच्चों से पाना चाह रहा है वैसे नहीं पा पाएगा। कई बार अभद्र भी लगते हैं, कई बार वे अनवांछित भी लगते हैं और कई बार उनके जो प्राप्त उत्तर होते हैं वो निश्चित रूप से मान के चलिए गलत होते हैं। और व्याकरणिक शुद्धता अगर नहीं रखी जाएगी तो बालक भी व्याकरणिक शुद्धता का पालन नहीं करेंगे। व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अब व्याकरणिक शुद्धता का मतलब ये हो गया प्रश्नवाचक शब्दों का यथाचित प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का यथाचित प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम जो उनकी क्रमबद्धता है, प्रश्नवाचक वाक्यों की जो संरचना है वो उसी अनुसार प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने पूछ लिया, एक प्रश्न बनता है कि आपने क्या खाया है, इसी को अगर मैं तूने क्या खा लिया है, अब तूने क्या खा लिया है तो क्या जो है प्रश्नवाचक कहाँ चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इस बात को देखा तो है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहे हैं। तो व्याकरणिक दृष्टि से है खाना खा लिया, अब खाना खा लिया ये अपने आप में एक पूर्ण प्रश्न नहीं है, क्या आपने खाना खा लिया, यह है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध प्रश्न है, क्या आपने खाना ले लिया है। और एक प्रश्न खाना खा लिया है, तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध प्रश्न होने चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से अगर प्रश्न शुद्ध होंगे तो निश्चित से बालक उसका निश्चित रूप से सही उत्तर दे पाएगा और व्याकरणिक शुद्धता बालक को आपको एक निश्चित उत्तर तक पहुंचाने में मदद करती है। तो दोस्तों प्रशिक्षणार्थियों, आज हमने प्रश्न कौशल की 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहला टॉपिक पढ़ा हमें प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या थे, और दूसरा हमने पढ़ा अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अच्छे प्रश्न सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, सारगर्भित होते हैं, उनकी भाषा सरल होती है, सहज होती है, सुग्राह्य होती है और स्पष्ट होती है। अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो उद्देश्यों पर और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर आधारित होते हैं। जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो शिक्षक की सफलता का शिक्षक के द्वारा कराए गए शिक्षण की सफलता का मूल्यांकन करते हैं, छात्र की उपलब्धि का भी मूल्यांकन करते हैं, छात्र ने आपके शिक्षण से कितना सीखा इसका मूल्यांकन भी करते हैं। अच्छे प्रश्न विषय वस्तु की क्रमबद्धता पर आधारित होते हैं। अच्छे प्रश्नों की जो संख्या है, उत्तर सीमा है, वह निश्चित होती है। ठीक है, अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो छात्रों के कठिनाई स्तर के अनुकूल ही कठिन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो छात्र की मानसिक आयु, छात्र की रुचि और छात्र की योग्यता पर आधारित होते हैं और अच्छे प्रश्न व्याकरणिक रूप से शुद्ध भी होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कल हम प्रश्न कौशल के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।